लंग्स कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ये बहुत कॉमन है। बिल्कुल ठीक। आपने जिस तरह मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ख़वातीन और मर्दों में ये शायद पहले नंबर के ऊपर है। डेडलीस्ट ट्यूमर जो आपको मोर्टेलिटी सबसे ज़्यादा लंग कैंसर की वजह से पाई जाती है। किसी को अगर फेफड़ों का कैंसर है या हो रहा है, उसको क्या सिम्टम्स, क्या अलामात होंगी? बिल्कुल ठीक। किसी को भी फेफड़ों के कैंसर की अगर आप अलामात के बारे में बात करें तो उसमें किसी का सांस खराब होना, खांसी होना, खांसी करना और उसके साथ रेशे में खून का आना, छाती में अगर ट्यूमर एडवांस हो जाए तो छाती में दर्द का महसूस होना, ये मेन सिम्टम्स होते हैं जो हमारे मरीज़ के अंदर जो फेफड़ों का कैंसर है उसके अंदर ज़ाहरी अलामात होती हैं। ये सिर्फ यही सिम्टम्स है? हाँ, सांस का ख़राब होना, खांसी आना जो ठीक ना हो रही हो, क्रोनिक हो, खांसी चल रही है। ये सिम्टम्स तो टीबी में भी है। बिल्कुल बात आपकी ठीक आता है। बिल्कुल ठीक बात की। सांस में फूलता है, खांसी भी आती है। बिल्कुल। कैसे बेचारे को पता लगे कि मुझे टीबी है या कैंसर आपने कर दिया मुझे? बिल्कुल, जो मैंने आपको अलामात बताई ज़रूरी नहीं कि ये कैंसर की वजह से हों, जैसे आपने कहा कि टीबी की वजह से भी हो सकती हैं, क्योंकि इवन के नॉर्मल भी लोगों को आजकल सांस चढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खांसी तो 2-2 महीने 3-3 महीने चलती है। बल्कि इवन के किसी को कार्डिक पेशेंट है तो उसको भी सांस खराब हो सकता है। तो देखिए, इसके सबसे बड़ा बेहतर जवाब ये है कि आपको अपना एक्सरे करवाना चाहिए। अच्छा। एक्सरे करवा के आपको अपने स्पेशलिस्ट जो पल्मोनोलॉजिस्ट है उसके पास जाना चाहिए और उसे आगाही लेनी चाहिए कि क्या मेरे जो सिम्टम्स हो रहे हैं, जो ये मेरे सिम्टम्स 2-3 हफ्ते से प्रोलॉन्ग हो रहे हैं, मेरा वेट लॉस हो रहा है, उसके साथ कॉफ हो रही है, मुझे थूक में ब्लड आ रहा है, क्या ये मेरे कैंसर की वजह से या टीबी की वजह से है? तो वो एक्सरे को देखते हुए ये देखेगा कि क्या एक्सरे पे उसे तशखीस बेहतर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। अगर वो समझेगा तो सीटी स्कैन भी एडवाइस कर सकता है उसे बेहतर तशखीस के लिए, और फिर वो उस पर फैसला करेगा कि आया ये टीबी है, ये कैंसर है, या कुड बी समथिंग एल्स के जो चीज़ें मरीज़ को ये सिम्टम्स डेवलप कर रही हैं। वेट लॉस, खांसी होना, खांसी के साथ जो है वो बलगम के साथ खून का आना, सांस का चढ़ना, ये लंग्स कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। एक्सरे में पता लग सकता है, नॉर्मल जो एक्सरे होता है कि आपको लंग्स कैंसर है या नहीं है, और डॉक्टर अगर नहीं पता लगेगा तो वो सीटी स्कैन के लिए दे देगा। खुदा ना खास्ता किसी को हो गया, अब उसका जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है एक तो, और उससे पहले कि ये जो लंग कैंसर है, ये नॉर्मल जो सुनने में आता है वो ये आता है कि जी वो जी हुक्का पीता था, वो जी सिगरेट के जो है वो कश लगाता था वो, या वो शीशा पीता था। अब ये बीमारी खवातीन में भी टॉप के ऊपर है, सेकंड नंबर के ऊपर। बिल्कुल ठीक। वो तो नहीं हुक्के शीशे पी रही इतनी ज़्यादा। बिल्कुल बात ठीक कही आपने। जहाँ आपने बात की ना कि स्मोकिंग की, तो स्मोकिंग इज़ नंबर 1 कॉज ऑफ लंग कैंसर। उसके अलावा हमारे डिफरेंट ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स भी हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हम वो इनहेल कर रहे हैं ना, जो हमारे लंग्स को। आप कह रहे हैं जी कि फीमेल्स के अंदर वो स्मोकिंग नहीं करती, लेकिन कुछ फीमेल स्मोकिंग करती हैं, जो नहीं करती उनमें क्यों लंग कैंसर हो जाता है? तो बात यह है कि सेकेंड हैंड स्मोक इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर लंग कैंसर एज वेल। सेकेंड हैंड स्मोक है क्या कि आप स्मोक करते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर्स को एक्सपोजर कर रहे हैं उसके धुएं के साथ, आप अपने फ्रेंड्स में जाके बैठ रहे हैं, वहाँ स्मोकिंग हो रही है, बेशक आप स्मोक नहीं कर रहे लेकिन आप उसको वहाँ बैठे इनहेल कर रहे हैं। अच्छा, मैं सेकंड हैंड स्मोक आप सेकंड हैंड स्मोक ले रहा था कि शायद जिस तरह सिगरेट पी रहे होते हैं और दोस्त तो कहते हैं यार मुझे भी दे। नहीं, ऐसे नहीं। सेकंड हैंड स्मोक ये होती है कि आप बिल्कुल सिगरेट नहीं पी रहे, लेकिन आपकी कम्युनिटी में इर्द गिर्द लोग सिगरेट पी रहे हैं और आप उसके स्मोक को इनहेल कर रहे हैं। अदर बात ये आती है, जैसे मैंने बात की ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स के आजकल आप देखें कि हमारे कितनी पोल्यूशन है, उस पोल्यूशन में डिफरेंट कार्सिनोजेंस हैं, हमारी फैक्ट्रीज हैं जो अपना उसके अंदर धुआं छोड़ रही हैं, उसमें क्या कार्सिनोजेंस है वी डू नॉट नो, लेकिन हम उन्हें इनहेल कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी पे जाके अफेक्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से वो हमारे लंग्स की लाइनिंग को ख़राब कर रहे हैं। कई लोगों में आप ये देखिए कि हम ऐसा पानी पी रहे हैं जिसके अंदर हैवी मेटल है, वो हैवी मेटल हम पीते हैं और वो हैवी मेटल्स हमारी बॉडी में ऐसी चेंजेस डेवलप करते हैं कि जो हमें कैंसर को एक्सपोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेन वजह हैं जो स्मोकिंग, पोल्यूशन और जो पानी हम पी रहे हैं और उसमें डिफरेंट मेटल्स उसके अंदर, ये तीन और बहुत किसी हद तक लंग कैंसर ऑल्दो वेरी मच स्पोरेडिक है। स्पोरेडिक का मतलब होता है कि इसमें कोई कॉज आपको फैमिलियल नहीं मिलती, बस ये हो जाता है और आपको पता चलता है कि ये हमें
डेवलप हो गया। अच्छा। और वो उसमें मेन कॉज स्मोकिंग है। किसी ऐसे को भी हो सकती है जिसने सिगरेट नहीं पी? नहीं, बिल्कुल, हम कई फीमेल्स को ऐसे देखते हैं जिनको सिगरेट नहीं पी, उसके घर में भी नहीं पीता, उसके घर में कोई नहीं पीता, लेकिन वो हो जाता है और हम उसकी डेफिनेट कॉज को रूल आउट नहीं कर पाते वो है क्या। ठीक है। लेकिन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये शायद हमारी पोल्यूशन, सेकेंड हैंड स्मोक और फर्दर मेटल्स जो हमने इनहेल कर लिए, लैंग्वेज में तुक्का मारा जा सकता है कि इस वजह से हो गया। बिल्कुल। अदरवाइज वो लंग कैंसर की एग्जैक्टली, अगर कोई सिगरेट पीता है तो आपने कह दिया जी सिगरेट की वजह से। हाँ। अगर कोई पोल्यूशन जिस तरह पाकिस्तान का है तो आप कह सकते हैं जी अच्छा जी, वो कहता है अगर मैं सिगरेट नहीं पीता तो आप कहते हैं ये पोल्यूशन की वजह से हो सकता है। अगर वो भी नहीं है तो आप कहते हैं जी अच्छा तुम्हारे इर्द गिर्द कोई पीता होगा। अगर वो भी नहीं है तो एक्चुअली जो इसका फाइनल वो मुझे समझ में आ रही है लंग्स कैंसर का, वो कुछ भी हो सकता है। हाँ, और आपको कुछ पता भी नहीं। आप कह सकते हो कि कोल माइंस में काम करते हैं लोग। हाँ। वो कोल को हर वक्त इनहेल कर रहे हैं, उनको एक्सपोजर है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है, तो वो एक वजह बन सकती है जो आपको हो सकती है अपार्ट फ्रॉम। और जो नहीं करता उसको भी हो सकता है। इसमें भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं, अब किसी को खुदा ना खास्ता ये सिम्टम्स जो हैं आपने कहा और वो सीटी स्कैन हुआ और उसके बाद ये डायग्नोस हो गया कि आपको खुदा ना खास्ता लंग कैंसर है, ये कितना क्योरेबल है, किस स्टेज तक क्योरेबल है और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? अच्छा, देखें, हर कैंसर के अंदर ना अर्ली स्टेजेस आर क्योरेबल। ठीक है। स्टेज 1, स्टेज 2 को मोस्ट अथॉरिटीज़ कहती हैं, यानी मोस्टली कंसल्टेंट्स का ये ओपिनियन है कि स्टेज 1, स्टेज 2 की प्रोग्नोसिस बहुत बेहतर होती है, क्योंकि हम उसमें सर्जरीज करवा सकते हैं, ट्यूमर को बाहर निकाल सकते हैं, उसमें फर्दर किसी को कीमोथेरेपी की ज़रूरत है तो उसको कीमोथेरेपी, किसी को रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत है तो रेडिएशन थेरेपी। आजकल साइंस बहुत एडवांस हो गई है, वो अब ट्यूमर के जो स्पेसिमन बायोप्सी के बाद आता है उस पर देखते हैं कि इसकी सब टाइप कौन सी है, इस पर कोई हम नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग करा के या कोई ऐसे टेस्ट करवा के देख सकते हैं कि इसको हम कोई एक्सटेंडेड थेरेपी दे दें कि इसके वापस आने के रिस्क को कम किया जा सके। उसमें वो इम्यूनोथेरेपीज़ भी हो सकती हैं, वो टारगेटेड थेरेपीज़ भी हो सकती हैं। जब स्टेज 3 में लंग कैंसर चला जाता है तो उसमें सर्जरी का रोल बहुत कम हो जाता है, बहुत लिमिटेड। स्टेज 3A तक लोग सर्जरी तक जा सकते हैं, लेकिन आगे क्या होता है कि उसमें कीमो और रेडिएशन थेरेपी का रोल रह जाता है। और जहाँ रही स्टेज 4, तो स्टेज 4 में कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपीज़, इसका रोल ज़्यादा पाया जाता है। अगर स्टेज 1 और 2 तक पता लग जाता है तो उसमें भी केमोथेरेपी आती हैं या वो कोई टैबलेट्स दे दी या आपने कोई दवाई दे दी वो खा के वो ठीक? बिल्कुल, बात आपकी ठीक। लेकिन जब भी हमारे पास कोई अर्ली स्टेज का पेशेंट आता है ना, तो हमें ये देखना होता है कि क्या ये सर्जरी पॉसिबल है कि नहीं है। अब फर्ज कीजिए आपके पास एक 70 साल का आदमी आता है और उसकी अपनी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो एनेस्थीसिया को भी टॉलरेट कर सके, ठीक है, तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि क्या आप उसको जो आइडियल मोडेलिटी है वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अगर आइडियल मोडेलिटी है, वो सर्जरी के जा सकता है, तो हमारी कोशिश होती है कि उसको रिमूव करवाया जाए। रिमूव करवा के जब वो हिस्टोपैथोलॉजी मरीज़ की आती है, जो बायोप्सी आती है, उस पर डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं कि यार ये कैरेक्टर्स मरीज़ के ऊपर आ गए, क्या ये कैंडिडेट बन रहा है कीमोथेरेपी का कि नहीं बन रहा। मोस्टली अगर स्टेज 1 हो तो उसके अंदर फर्दर कीमोथेरेपीज़ वगैरह, रेडियोथेरेपी नहीं दी जा सकती। कीमोथेरेपी का रोल स्टेज 2 से स्टार्ट होता है लंग कैंसर के अंदर। ठीक हो गया। ये जो आपने कहा था कि खांसते हुए ब्लड आ जाता है या बलगम के साथ ब्लड आ जाता है, तो ये अगर कोई इसका पेशेंट है तो उसको ये जो खांसी है या ये जो ब्लड है ये हर रोज़ आएगा या वीकली आएगा या मंथली आएगा? ये ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है। वो ज़रूरी नहीं कि रोज़ाना आपको ब्लड आए खांसी के अंदर। वो जब भी ट्यूमर आपके अंदर लंग के अंदर आपकी वेसल्स को डिसरप्ट करना शुरू करेगा, ज़ाहिर है अंदर आपके खून की शरियानें हैं लंग्स के अंदर, जब भी ट्यूमर उसको अफेक्ट करेगा तो उसकी वजह से ब्लड आने का खदशा महसूस हो सकता है। हर मरीज़ के अंदर ब्लड नहीं आएगा। खांसी सिर्फ एक सिम्टम हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ सांस चढ़ना एक सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप कहें कि वीकली आएगा, रोज़ाना आएगा। वो रोज़ाना भी आ सकता है, वो 2 दिन ठहर के भी आ सकता है। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं, अगर कोई सिगरेट नहीं पीता तो उसके साथ वाला ज़रूर पीता है। बिल्कुल। और अगर कोई उसके साथ वाला नहीं पीता तो वो ट्रैवल करता है और जिस तरह हमारा स्मोक, हमारा जो पोल्यूशन थी और हमारा ऑक्यूपेशनल भी जो चीज़ें हैं, इस हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि हर पाकिस्तानी को शायद अपना एक्सरे करवा लेना चाहिए। अच्छा, आपकी बात बिल्कुल ठीक। एक्सरे की बात जब आप कह रहे हैं ना, तो आप एक स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं कि क्या किसी को स्क्रीनिंग तौर पे करा लेनी चाहिए। हाँ। अच्छा, उसमें अगर हम इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस की बात करें तो वो हर बंदे को एक्सरे की एडवाइस नहीं करते। ठीक है। वो सिर्फ कहते हैं कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं। आप बाहर निकलें, अब जैसे जब से कोरोना आया है हम फेस मास्क बहुत यूज़ कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि अगर आप पोल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं आप फेस मास्क यूज़ कीजिए।
आप कोशिश कीजिए सेकंड हैंड स्मोक से बचिए। ठीक है। आप अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश कीजिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए। हाँ, ऐसा बंदा आ गया, खातून के जो 50 ईयर से ऊपर हो गई है और उसकी 20 पैक ईयर्स की हिस्ट्री है स्मोकिंग की, तो उसको अपनी स्क्रीनिंग लो डोज सिटी स्कैन से ज़रूर करवानी चाहिए, ताकि वो देख सके कि मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ तो मेरे अंदर रिस्क डेवलप तो नहीं हो रहा। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।